हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंट्स वाला चैनल। सीबीएसई 12th कल आप लोग का एग्जाम होने वाला है। आई होप आप लोग होली भी सही से खेल लिए होंगे। तो कल इकोनॉमिक्स का एग्जाम है और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था तो सारे चैप्टर का एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे लाइव सेशन में करवा दिया। आज कुछ हम सैंपल क्वेश्चन लेके आए हैं जिसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कल के आपके एग्जाम के लिए। आप लोग प्लीज इसको देख लीजिएगा, जो कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम चैप्टर से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि सैंपल क्वेश्चन का है, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर की फीचर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। हम लोग पढ़े थे इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। उस 1991 के रिफॉर्म का की फीचर इनमें से क्या था? डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। इसमें से आपको चूज करना है ऑप्शन की इकोनॉमिक रिफॉर्म का की फीचर इनमें से क्या था। क्या डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री था? तो बिल्कुल सर, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री था। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस था? तो नहीं, हम लोग पढ़े थे एक्सपेंशन नहीं था, रिडक्शन था। क्योंकि 1991 से पहले सारा कंट्रोल, मैक्सिमम कंट्रोल कहीं न कहीं पब्लिक सेक्टर का ही था और पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस काफी बैड था, जिसके कारण एक्सपेंशन नहीं किया गया था, उसको रिडक्शन किया गया था। तो ये आपका नहीं होगा। रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर, डेफिनेटली जितना भी ट्रेड बैरियर था, गवर्नमेंट जितना भी ट्रेड बैरियर को लगा के रखा था उस ट्रेड बैरियर को रिमूव किया गया था। तो ये भी की फीचर था इकोनॉमिक रिफॉर्म का। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, तो सिंपल सी बात है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इंडिया में कब किया गया था? तो मैंने बताया था 1969 में किया गया था, जबकि इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ था? 1991 में हुआ था। तो ये भी इकोनॉमिक रिफॉर्म का फीचर नहीं होगा। तो इसमें से आंसर क्या होगा आपका? 1 और 3। तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, द इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 वर मेड सो दैट, यानी कि 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था वो क्यों किया गया था? मार्केट फोर्सेस वुड ड्राइव द इकोनॉमी टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या द गवर्नमेंट वुड ड्राइव द इकोनॉमी टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या द पब्लिक वुड ड्राइव द इकोनॉमी टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या नन ऑफ द अबव। यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के पीछे पर्पस क्या था? तो पर्पस हम लोग देखे थे मार्केट फोर्स पे, यानी पहले जो सिंपली सारा कंट्रोल गवर्नमेंट लगा के रखा था, अब गवर्नमेंट सारा कंट्रोल, सारा बैरियर को खत्म करके मार्केट फोर्स पे इकोनॉमी को छोड़ना चाह रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्केट फोर्स वुड ड्राइव द इकोनॉमी टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? द वन चाइल्ड पॉलिसी इन चाइना वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर अर्ली 2000. India's population growth rate is lower than that of China and Pakistan. China's low population growth rate is due to the implementation of a one-child policy introduced in the late 1980 या none of the above. यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? तो पहला ऑप्शन हम लोग देखे थे, द वन चाइल्ड पॉलिसी इन चाइना वाज इंट्रोड्यूस इन द अर्ली 2000. क्या वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में 2000 के आसपास इंट्रोड्यूस किया गया था? तो बिल्कुल नहीं सर। कब किया गया था? तो हम लोग पढ़े थे 1979 में। 1979 में चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था और फाइनली 2017 में वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया गया था। तो पहला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट नहीं है। इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज लोअर देन दैट ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। क्या इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट चाइना और पाकिस्तान से ज्यादा है, सॉरी कम है? तो क्या इंडिया का, हम लोग पढ़े थे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा किसका था? पाकिस्तान का। उसके बाद किसका था? हमारा इंडिया। और फिर कौन था? चाइना। तो इंडिया जो है चाइना और पाकिस्तान से आगे लोअर, उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नहीं था। सबसे लोअर किसका था? चाइना का, फिर इंडिया का और फिर पाकिस्तान का। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है? ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। चाइनाज लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज ड्यू टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन द लेट 90s। बिल्कुल सही है, 1980 यानी कि 1979 में ही क्या किया गया था? 1979 में चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था, जिसके कारण चाइना का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी कम हो गया था। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश इज द डिलीवरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी विथ रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी। हम लोग पढ़े थे जब जानबूझ के विटिंगली यानी डेलिबरेटली गवर्नमेंट अपने करेंसी को क्या करता है, अपने करेंसी को एडजस्टमेंट करता है डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी के कंपेयर में, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन, डिसइन्वेस्टमेंट, एप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन। तो हम लोग पढ़े थे जब कोई भी गवर्नमेंट अपने करेंसी को क्या कर देता है, डाउनवर्ड कर देता है, यानी उसका वैल्यू कम कर देता है फॉरेन करेंसी के कंपेयर में, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है, डिवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है ताकि एक्सपोर्ट हमारा क्या हो सके, बढ़ सके, और इंपोर्ट हमारा घट सके, क्योंकि इंपोर्ट डिवैल्यूएशन में क्या हो जाता है, इंपोर्ट महंगा हो जाता है और एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। तो विटिंगली जब होता है तो डिवैल्यूएशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, स्टेटमेंट है देयर इज अ नीड टू ब्रिज द स्किल गैप इन इंडिया टू ऑर्डर टू इनहेंस ह्यूमन कैपिटल एंड ब्रिंग अबाउट मोर प्रोडक्टिव लेबर फोर्स। और इसका स्टेटमेंट 2 है, स्किल्स आर इंटेंजिबल इन नेचर एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। क्या पहला ऑप्शन हम लोग, पहला स्टेटमेंट है एक बहुत बड़ा नीड है, किस चीज का नीड है, एक बहुत बड़ा नीड है स्किल गैप को, इंडिया में जो भी स्किल गैप है उसको बढ़ाने के लिए, यानी ह्यूमन में स्किल को प्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट तो हम लोग का सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है स्किल आर टेंजिबल इन नेचर, क्या स्किल को हम लोग देख सकते हैं, क्या डॉक्टर का जो स्किल है सर्जरी करने का, सर्जरी परफॉर्म करने का, क्या हम लोग उसको देख सकते हैं, डेफिनेटली नहीं। और क्या डॉक्टर के पास जितना भी स्किल है क्या हम डॉक्टर से अलग कर सकते हैं, सेपरेबल है, बिल्कुल नहीं है, कि स्किल क्या है, सेपरेबल नहीं है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। हम लोग चैप्टर में भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, या इसी को हम लोग बोलते हैं WPR, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, टोटल लेबर फोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, या टोटल वर्कर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, या टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100, या टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल वर्कर्स इनटू 100। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, या इसी को हम लोग और चीज क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेशन रेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल वर्कर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, यानी कि हमारे टोटल पॉपुलेशन में कितना पॉपुलेशन अभी करंट में है जो कि एक्चुअल में काम कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल वर्कर डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अमॉन्ग द 3 नेशन, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। हम लोग देखे थे डेंसिटी और डेंसिटी क्या होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितना पर्सन रह रहा है। तो उसमें हम लोग देखे थे इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया में डेंसिटी कितना है, तो इंडिया में हम लोग देखे थे 455 है, यानी इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं 2017-18 के अकॉर्डिंग 455। चाइना में कितना था, तो चाइना में हम लोग देखे थे लगभग 148 था, और पाकिस्तान में कितना था 275 था। यानी डेंसिटी कितना कहां पे सबसे ज्यादा है, इंडिया में, और सबसे कम कहां पे है, चाइना में। तो पूछ रहा है चाइना में जो पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज्यादा कम है तीनों कंट्री में, उसके पीछे रीजन क्या है, लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, वन चाइल्ड पॉलिसी, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग देखे थे डेंसिटी कहां पे कम होगा, इसलिए कम होगा, एक तो पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी कम है, दूसरा और तीसरा उसका क्या है कि पॉपुलेशन तो है लेकिन उसके अकॉर्डिंग एरिया भी काफी बड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये भी होगा, वन चाइल्ड पॉलिसी ये भी होगा, जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो गया था, और चाइना कहीं ना कहीं इंडिया से लगभग 3 गुना बड़ा भी है, 3 टाइम्स बड़ा है ज्योग्राफिकल एरिया में, जिसके कारण डेंसिटी क्या है चाइना में तीनों कंट्री में सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल ऑफ इक्विटेबल और रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज नॉट फुल्ली सर्व्ड बाय द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, व्हाई। हम लोग देखे थे जब हम लोग लैंड रिफॉर्म पढ़े थे, तो लैंड रिफॉर्म में जब पहला रिफॉर्म हम लोग पढ़े थे रिमूवल ऑफ इंटरमीडियरी या रिमूवल ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को तो हटाया गया, लेकिन फिर भी लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन रेशनलिटी से नहीं हुआ था,
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। यानी इसके पीछे क्या रीजन हो सकता था? ओनिंग टू अ पॉलिसी लूप होल, फार्मर्स जमींदार कंटिन्यू टू ओन लार्ज लैंड्स इन सम एरिया, जमींदार क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स, या लैक ऑफ द पॉलिटिकल विल, या ऑल ऑफ द अबव। यानी सारा सिस्टम इसका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। पहला, ओनिंग टू अ पॉलिसी लूप होल, पॉलिसी में ही लूप होल था। जैसे मैंने बताया था कि सीलिंग ऑफ लैंड किया गया था, यानी एक पर्सन मैक्सिमम इतना लैंड को ही होल्ड कर सकता था। लेकिन बड़े बड़े जमींदार किए क्या किए, अपने सारे नौकर यानी जितना उसके पास आदमी था सबके नाम पे जमीन कर दिया। एक्चुअल में जमीन उसका ही था लेकिन सबके नाम पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं लूप होल था, जिसके कारण फार्मर्स के पास जमींदार मतलब फार्मर्स के पास जमीन पहुंचा ही नहीं जमींदार से। दूसरा, इन सम एरिया जमींदार क्लेम टू बी सेल्फ कल्टीवेटर, खुद को ही कल्टीवेटर मानने लगा, खुद को ही किसान मानने लगा। और तीसरा क्या था? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, यानी पॉलिटिकल विल, कानून तो बना दिया गया लेकिन उसको सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो ये सब रीजन था जिसके कारण क्या हुआ था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या रैशनैलिटी के साथ लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में नहीं हो पाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion है GLF campaign initiated in China in 1958 was aimed at industrializing the country on a massive scale, और रीजन उसका है अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड। तो पहला असर्शन पूछ रहा है GLF मतलब ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जो कि 1958 में माओ जेडोंग या माओ से तुंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कब तक चला था? 1965 तक चला था। ठीक है, तो लेकिन इसमें मेन फोकस क्या था? तो मेन फोकस क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। हर एक बैकयार्ड में जितना भी घर है सबके बैकयार्ड में, खास करके अर्बन एरिया में, एक इंडस्ट्री को सेटअप करना था। अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड, सही बात था। कम्यून सिस्टम में क्या होता था? कम्यून सिस्टम में कलेक्टिवली फार्मिंग होता था, और टोटल चाइना में हम लोग देखे थे 26,000 के आसपास कम्यून बन गया था। तो आंसर उसका अल्टरनेटिव हम लोग देखे थे, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्या रीजन जो है असर्शन को सही एक्सप्लेनेशन देता है? बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। यानी कि हम लोग देखें तो दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ये इंडस्ट्रियलाइज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट करता था और ये एग्रीकल्चर को प्रमोट करता था। यानी दोनों एक दूसरे से जुदा जुदा है, बट दोनों क्या है? स्टेटमेंट सही है। तो क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट उसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। एक्सप्लेनेशन रीजन जो है असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया न्यू डेवलपमेंट पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। इंडिया का न्यू डेवलपमेंट पॉलिसी, या इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? LPG, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राव मनमोहन पॉलिसी। क्योंकि मैंने बताया था जिस समय में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म या LPG को इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरसिम्हा राव, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? राव मनमोहन पॉलिसी। तो कब हुआ था? आप लोग को पता है 1991 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंट हैज मेनी रिसोर्स फॉर अस, a region that can be totally replaced or is always available naturally or that is practically exhaustible known as conventional resource, renewable resource, non-renewable resource या non-conventional resource। पूछ रहा है environment has many resource for us, a resource that can be totally replaced और इज ऑलवेज अवेलेबल नेचुरली, हमेशा नेचर में क्या है? अवेलेबल है। दैट इज प्रैक्टिकली इनएग्जॉस्टिबल इज नोन एज कन्वेंशनल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स या नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। इसको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स। हमेशा नेचर में अवेलेबल रहेगा, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म द रोल ऑफ RBI वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। सही है। द फाइनेंशियल सेक्टर reforms lead to the establishment of India as well as foreign private sector banks। तो स्टेटमेंट ये भी सही है, यानी इंडिया के साथ साथ अब फॉरेन बैंक भी क्या होगा? इंडिया में आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता था। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जमींदारी ड्यूरिंग द लैंड सेटलमेंट सिस्टम वाज टू, यानी जमींदारी सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन पर्पस क्या था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो कि मैंने बताया था 1793 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर्स, क्या इसलिए जमींदारी सिस्टम को लाया गया था, या इंप्रूव द क्रॉप यील्ड बाय मेकिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जमींदारी सिस्टम को लाया गया था, या कलेक्ट रेंट विथ नो इंटरेस्ट इन एनी इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर, या कोऑपरेटिव विथ कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो क्या कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए जमींदारी सिस्टम को लाया गया था? नहीं सर, आंसर क्या होगा, कलेक्ट रेंट, रेंट को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि फार्मर्स क्या हो गया था, फार्मर्स अब टेनेंट हो गया था या फिर रेंटर हो गया था, और खेत का मालिक या जमीन का मालिक किसको बना दिया गया था, जमींदार को बना दिया गया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? माइग्रेशन लीड्स टू अ फाइनेंशियल लॉस फॉर इंडिविजुअल्स, माइग्रेशन यूज प्रीवियसली इनएक्टिव स्किल्स एडिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या माइग्रेशन कॉस्ट आउटवेट द बेनिफिट ऑफ स्किल यूटिलाइजेशन, या माइग्रेशन ओनली क्रिएट्स ह्यूमन कैपिटल इफ देयर आर नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब क्या आंसर सही होगा? क्या माइग्रेशन लीड्स टू फाइनेंशियल लॉस फॉर इंडिविजुअल? नहीं सर, हम लोग पढ़े थे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक कंपोनेंट क्या है, माइग्रेशन भी है, ठीक है। तो माइग्रेशन स्किल में फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है, माइग्रेशन में कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होता है। माइग्रेशन यूजेज प्रीवियसली इनएक्टिव स्किल एडिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी माइग्रेशन से जो पहले ह्यूमन में स्किल था जो कि इनएक्टिव था, काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण अब काम करना स्टार्ट हो जाता है और ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। या माइग्रेशन कॉस्ट आउटवेट द बेनिफिट ऑफ स्किल यूटिलाइजेशन, यानी कि माइग्रेशन का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है, किससे, स्किल का यूटिलाइजेशन, यानी जो इतना बेनिफिट होता है उससे। ये भी नहीं होगा, अगर बेनिफिट ज़्यादा होगा बेनिफिट कम होगा, माइग्रेशन का कॉस्ट अगर उसके बेनिफिट से कम होगा तो माइग्रेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट नहीं होगा। माइग्रेशन ओनली क्रिएट्स ह्यूमन कैपिटल इफ देयर आर नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी माइग्रेशन तभी हो सकता है ह्यूमन कैपिटल का पार्ट जब तक कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं हो। तो अब देखिए एक ऑप्शन हम लोग का है माइग्रेशन यूज प्रीवियसली इनएक्टिव स्किल एडिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और ये बोल रहा है माइग्रेशन ओनली क्रिएट्स ह्यूमन कैपिटल इफ देयर आर नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। गलत है, एक्स्ट्रा कॉस्ट तो होगा ही, बट वो एक्स्ट्रा कॉस्ट उसके बेनिफिट से कम होगा, यानी बेनिफिट ज्यादा होगा एक्स्ट्रा कॉस्ट, क्योंकि माइग्रेशन में कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है, बेनिफिट ज्यादा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी माइग्रेशन में जो पहले लोगों के पास स्किल का सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जैसे गांव में एक स्किल लोग है लेकिन गांव में उसको सही से स्किल का यूटिलाइजेशन का मौका नहीं मिलता है, वही लोग अगर शहर आ जाएंगे तो उसका स्किल का यूटिलाइजेशन होगा और उसका बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द गिवन इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन कंस्ट्रक्ट ऑफ चाइना एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, GPCR। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जिसको हम लोग बोलते हैं GLF कैंपेन। इंट्रोडक्शन इन इकोनॉमिक रिफॉर्म, चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ था, और 5 ईयर प्लान, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान चाइना में कब किया गया था। तो हम लोग पढ़े थे GPCR कब किया गया था, यानी चाइना में कल्चरल रिवॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, वो कब हुआ था, तो 1966 से लेके 76 तक हुआ था। GLF हम लोग अभी देखे थे 1958 से लेके 65 तक हुआ था। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म चाइना में कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन चाइना कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। अब आपको अरेंज करना है, तो पहले क्या होगा, पहले हम लोग देखे थे, पहले डी होगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद बी होगा, फिर क्या होगा, तो फिर ए होगा और फिर सी होगा, यानी कि पहले 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा और फिर 3 होगा। 4 2 1 3 किस में है ऑप्शन, 4 2 1 3 2 में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर व्हेन इंडिविजुअल चूज नॉट टू वर्क, यानी कोई भी इंडिविजुअल काम नहीं करता है, क्यों, एट करेंट वेज, यानी जो रेट चल रहा है उस रेट पे उसको वर्क अवेलेबल है, काम अवेलेबल है, लेकिन वो करना नहीं चाहता है, क्यों, बिकॉज दे प्रीफर टू वेट फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी नोन एज,
यानी कि वो बेटर उससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वो काम नहीं करना चाहता है कि अभी काम नहीं करेंगे, इससे और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब काम करेंगे। यानी मार्केट में जो वेज रेट है उस वेज रेट पे काम करने के लिए जितना इसके पास स्किल है वो स्किल वाला जॉब भी उसके पास अवेलेबल है, फिर भी वो काम नहीं करना चाहता है। वैसे सिस्टम में या वैसे अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉलंटरी। मतलब ऐच्छिक, अपने मन से, अपने मन के मुताबिक हम काम नहीं करना चाहते क्योंकि हम लोग बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट मेंटेन्स, इनहेंस एंड रिस्टोर द इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी वैसा फार्मिंग जिसमें मेंटेन किया जाता है, किसको? रिस्टोर किया जाता है, इनहेंस किया जाता है इकोलॉजिकल बैलेंस को। वैसे फार्मिंग को क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव फार्मिंग, एग्रीकल्चर फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑल ऑफ द अबव, हम लोग पढ़े थे। वैसे फार्मिंग को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट को या इकोलॉजी को बहुत ध्यान में रख के, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, वैसे फार्मिंग को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। विदाउट केमिकल का यूज करके जो फार्मिंग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? China's population growth rate is declined to the late 1970 due to an increase in the proportion to elderly people. The proportion of elderly people increased in the late 1970 due to declining population growth. या family planning program had no effect on China's population growth rate in the late 1970. या China's population growth rate declined in the late 1970 due to stringent family planning program. तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा? आंसर हमारा डी सही होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि 1979 में जब चाइना में वल्चन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, जिसके कारण चाइना का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो गया था और इसको बहुत कठोर तरीके से, बहुत स्ट्रांगली इस प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूल प्राइसिंग रिफर टू द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द सेम प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन। हम लोग देखे थे चाइना में ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम को लाया गया था सेम प्रोडक्ट के लिए। क्यों लाया गया था? ज्योग्राफिकल लोकेशन, कंज्यूमर एज, प्रोडक्ट क्वालिटी या टाइम ऑफ परचेज। क्यों लाया गया था चाइना में ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम को? क्यों लेके आया गया था? क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण या कंज्यूमर एज के कारण या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी के कारण या टाइम ऑफ परचेज? तो आंसर क्या हो जाएगा? कंज्यूमर एज। मैंने बताया था अगर 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो चाइनीज गवर्नमेंट का मानना था कि लगभग 40-60 का रेशियो होता था कि लगभग 60 आप ड्यूल प्राइसिंग में, मतलब कम रेट पे आपको चाइना में सोल्ड करना होगा, बाकी आप फ्री हैं, कितना भी प्राइस पे कहीं पे भी सोल्ड कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम। विच सेक्टर हैव फेस्ड सम एडवर्स इंपैक्ट ऑफ एनईपी। यानी एनईपी मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एडवर्स इंपैक्ट किस पे पड़ा था? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर पे? तो हम लोग देखे थे सिर्फ एग्रीकल्चर को कहीं न कहीं उससे निगलेक्ट रखा गया था। एग्रीकल्चर अनटचेबल था, किससे? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट है प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज मोर इन इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। क्या प्रोपोर्शन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन का या बीपीएल का इंडिया में चाइना से पाकिस्तान से ज़्यादा है? हम लोग पढ़े थे इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन कितना था? 21.9% और पाकिस्तान में कितना था? 24% और चाइना में कितना था? लगभग 1.7%। तो अब बताइए सबसे ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पॉपुलेशन परसेंटेज में, नंबर ऑफ पॉपुलेशन में देखिएगा तो इंडिया हो जाएगा और सबसे कम कहां पे था? चाइना में। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज मोर इन इंडिया, नहीं, मोर इन नहीं, लेस इन इंडिया विथ पाकिस्तान। स्टेटमेंट 2 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन पाकिस्तान विथ रिस्पेक्ट टू चाइना। तो हम लोग देखे थे एमएमआर में, एमएमआर किस पे होता है? 1 लाख जब माताएं डिलीवरी करती है तो उसमें से कितने माताओं का डेथ हो जाता है, उसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है। 1 लाख में हम लोग करते हैं। तो इंडिया में हम लोग देखे थे लगभग 130 के आसपास, चाइना में हम लोग देखे थे लगभग 29 के आसपास और पाकिस्तान में हम लोग देखे थे लगभग 150 के आसपास। तो सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहाँ पे है? पाकिस्तान में, उसके बाद इंडिया में और सबसे कम चाइना में। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन पाकिस्तान विथ रिस्पेक्ट टू चाइना। सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
असर्शन है। ड्यूरिंग 1980s इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान वाज मोर देन दैट ऑफ इंडिया, यानी 1980 के आसपास इंडिया से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पाकिस्तान का ज्यादा था। और दूसरा, इंडिया अनाउंस इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1953, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इंडिया ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में स्टार्ट किया था। कब किया था? 1951 में। और ड्यूरिंग 1980 इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान वाज मोर देन दैट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। यानी 1980 के आसपास पाकिस्तान का ग्रोथ रेट इंडिया से ज्यादा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन ए ट्रू नहीं होगा, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू नहीं होगा, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। यही ऑप्शन आपका सही होगा, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन रिवोल्यूशन वाज मेजर रीजन फॉर राइज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मिंग, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड? ठीक है, तो हायर आउटपुट, कॉस्ट इफेक्टिव, वाइडर रेंज या ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो हम लोग का ट्रेडिशनल फार्मिंग है उससे बेटर क्यों माना जाता है? क्या हायर आउटपुट था? बिल्कुल था सर। कॉस्ट इफेक्टिव था? बिल्कुल था सर। वाइडर रेंज था? बिल्कुल था सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज ऑफन कॉल्ड द आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंडिया को आउटसोर्सिंग हब माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। क्यों? ड्यू टू दिस अबंडेंट नेचुरल रिसोर्स, यानी नेचुरल रिसोर्स के कारण, या बिकॉज ऑफ इट्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्किल्ड वर्कर, या बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज ज्योग्राफिकल साइज के कारण, या ड्यू टू इट्स हाई नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट के कारण। तो बिल्कुल ये रिसोर्स के कारण नहीं सर, ज्योग्राफिकल साइज के कारण भी नहीं सर, और ट्रेड एग्रीमेंट के कारण भी नहीं सर। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्किल्ड बहुत ज़्यादा है, स्किल्ड वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इंडिया को आउटसोर्सिंग का हब माना जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग का है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल हु आर डैश एंड डैश टू वर्क बट आर इनटू गेटिंग वर्क, इनकेपेबल एंड विलिंग, कैपेबल एंड नॉट विलिंग, इनकेपेबल एंड नॉट विलिंग, या कैपेबल एंड विलिंग। यानी अनएम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन को बोलते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, कैपेबल है काम करने के लिए, विलिंग भी है, यानी हमारे पास स्किल भी है, हम काम करना चाहते भी हैं, उस रेट पे जो रेट मार्केट में वेज रेट चल रहा है उस रेट पे, फिर भी अगर काम नहीं मिलता है तो वैसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैपेबल भी है और विलिंग टू वर्क भी है, काम करना भी चाहता है, वैसी सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। लेकिन एक होता है कि कैपेबल है बट काम करना चाह ही नहीं रहा है, तो वैसे सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोला जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको आप लोग देखिए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। आप लोग के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।